तो वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। लास्ट पार्ट है आज गवर्नमेंट बजट का। आज के पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है और डेफिसिट से क्या क्या हो सकता है, इम्प्लीकेशंस क्या है डेफिसिट के, और साथ ही साथ उसको करेक्ट करने के मेजर्स क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात, डेफिसिट क्या होता है उसको आप लोग जानिए। तो डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रिसीट्स। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर रिसीट्स। आपकी कमाई से आपके खर्चे जितने ज्यादा हैं उस पार्ट को डेफिसिट कहा जाता है। गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट तीन तरीके से देखा जाता है। पहला जो तरीका होता है गवर्नमेंट बजट का डेफिसिट देखने का वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा डेफिसिट होता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या होते हैं ये तीन डेफिसिट, पहले इसका मतलब आप समझ लीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। तो इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट है बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के अलावा आपके जितने भी रिसीट्स हैं उन रिसीट्स को हम लोग उन रिसीट्स को हम माइनस करते हैं सारे बजटरी एक्सपेंडिचर से। तो जो उसका नेट आता है उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये तीन डेफिसिट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। अभी पहले मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डेफिसिट हमारा आ रहा है वो है रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में, एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी डेफिसिट। तो पहला डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट। आइए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या है रेवेन्यू डेफिसिट। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। यानी कि हम लोग को डे टू डे जो हमारे खर्चे हैं वो हमारी डे टू डे कमाई से कितने ज्यादा हैं। अगर आप बोलते हैं ना, लोग कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अगर आप अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करते हो तो आपको पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं, या तो आपको अपनी पूंजी को समाप्त करना पड़ सकता है। तो हर इंसान को अपने खर्चे अपनी कमाई से कम रखने चाहिए ताकि वो पैसे बचा के उसको कैपिटल को और बढ़ा सके। तो हमारे अगर गवर्नमेंट अपनी कमाई से ज़्यादा अगर खर्चा करती है तो गवर्नमेंट जिस प्रक्रिया या जिस सिचुएशन में आती है उस सिचुएशन को कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज नथिंग बट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। तो इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट आता है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होता है? इम्प्लीकेशन का मतलब है इससे क्या होता है, इससे क्या नुकसान है हमारे, क्या हो सकता है? पहला है लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। क्यों लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर? लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर इसलिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चे करेगी तो गवर्नमेंट को इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा कि आगे चल के अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर कम कर सकती है सोसाइटी को, जिससे आगे चल के लॉस हो सकता है। तो इसको सुधारने के लिए वही करना पड़ेगा ना, इवेंचुअली आपको अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। तो इसको कम करोगे तो आपका सोशल वेलफेयर सोसाइटी का कम हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि आप अगर आपके खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपके ज़्यादा हैं रेवेन्यू रिसीट से, तब आपको क्या करना होगा? आपको पैसे बोरो करने पड़ेंगे, और अगर आप पैसे बोरो करोगे आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होना कोई अच्छा चीज़ नहीं होता है। गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ रेवेन्यू डेफिसिट से इंक्रीज होती है। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा पैसा लोन में लेते हो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाती है। लोग बोलते हैं इसको तो आए दिन पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेशनल मार्केट में तथा डोमेस्टिक मार्केट में दोनों जगह गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट।
गवर्नमेंट को ये भी करना हो सकता है कि आपके पास जब पैसे की शॉर्टेज हो तो आप गवर्नमेंट जहाँ पे पैसे उसके इन्वेस्टेड हैं, शेयर्स जो खरीदे हुए हैं गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनको बेचना पड़ सकता है। जो प्राइवेटाइजेशन होता है ना, डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है, वो बेसिकली इसीलिए होता है। गवर्नमेंट जो रेलवेज को बेच रही है, जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो जा रही हैं, ये सब इसका कारण होता है रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट की कमाई अगर उसके खर्चों से ज़्यादा कम होती है, तब उन खर्चों को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचना पड़ता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसको सुधारा कैसे जा सकता है, इम्प्लीकेशन से ही समझ में आता है कि सुधारा कैसे जाएगा। मेजर्स टू करेक्ट, मेजर्स, हमें अगर रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करना है तो पहला चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला चीज़ हम लोग कर सकते हैं रिड्यूस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या आप चाहो तो इंक्रीज रेवेन्यू रिसीट्स। आप रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ा दीजिए या अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दीजिए। दोनों में से कुछ भी करोगे आपका रेवेन्यू डेफिसिट कम हो जाएगा। एक साथ दोनों कर दोगे तो बहुत बढ़िया, और तेजी से कम होगा दोनों। तो बेसिकली दोनों ही करा जाता है, एक्सपेंडिचर को कम किया जाता है और रिसीट को बढ़ाया जाता है, ताकि डिफरेंस को कम किया जा सके। नेक्स्ट होता है बोरोइंग्स। आप इसको मीट करने के लिए क्या कर सकते हो, बोरोइंग्स कर सकते हो। आप बोरो करोगे पैसा, तब आप वो पैसे को यूज करके उन एक्सपेंडिचर्स को मीट अप कर पाओगे। और थर्ड चीज होती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं अगर हमारे पास कम पड़ जाए पैसे, तो हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करके उन पैसों से अपना जो खर्चा है एक्सेस वाला, उसको फुलफिल करते हैं। तो इन तीन तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट को मीट अप किया जाता है। को रेवेन्यू डेफिसिट समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को देख लेना, फिर भी नहीं आया तो ये पूछ सकते हो। कोई डाउट है? बोरो करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। हाँ, लायबिलिटी इंक्रीज होगा, लेकिन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मीटअप हो जाएगा ना। हाँ, खर्चा बढ़ेगा नहीं, बोरोइंग करने से हाँ खर्चा बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो हमारा खर्चा मीटअप हो जाएगा ना। हाँ, वापस तो देना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम के लिए तो मीटअप हो जाएगा ना। उसका इंटरेस्ट पेमेंट दे के और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। उसका इंटरेस्ट जो पेमेंट करेंगे उससे रेवेन्यू डेफिसिट और बढ़ता है इवेंचुअली। डेट ट्रैप में आ जाते हैं हम लोग, डेट ट्रैप में आ जाते हैं। क्या होता है बेसिकली, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, अगर हम लोग बोरोइंग्स करते हैं ज़्यादा, अगर हम लोग बोरोइंग्स कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ जाता है, और बढ़ता है तो हमें और बोरो करना पड़ता है, और बोरो करते हैं तो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो ये एक डेट ट्रैप बन जाता है। हम लोग ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि जिस चीज़ को मीटअप करने के लिए हम कुछ ले रहे हैं वो चीज़ और बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली इस दुनिया में भी ऐसे ही होता है, नॉर्मल इंसानों के साथ भी यही होता है। वो अपने खर्चों को मीटअप करने के लिए उधार लेते हैं, उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है डेट ट्रैप में मत फंसो। तो बोरोइंग्स कहीं ना कहीं एक टाइप का कर्ज होता है, जो कि इवेंचुअली लोगों को अपने क्या बोलते हैं उसको, कब्जे में लेता रहता है। तो गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। गॉट इट? सो द नेक्स्ट डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट से एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसमें टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर आते हैं। बजटरी एक्सपेंडिचर, या मैं लिख देता हूं इसको, टोटल एक्सपेंडिचर, जितने एक्सपेंडिचर हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। इसमें से आप माइनस करोगे टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को छोड़ के सारे जो डेफिसिट हो, सारे जो रिसीट्स होते हैं, उन रिसीट्स को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। अब बात है सर बोरोइंग्स को क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि इवेंचुअली बोरोइंग्स इटसेल्फ इज फिस्कल डेफिसिट। बोरोइंग्स जो है वो इटसेल्फ इज फिस्कल डेफिसिट। गॉट इट? तो बोरोइंग्स, सारे बोरोइंग्स, चाहे आप बोरोइंग्स आप विद इन द नेशन कर रहे हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट से कर रहे हो, चाहे आप आरबीआई से कर रहे हो, सारे तरह के जो बोरोइंग्स होते हैं सबको इंक्लूड कर दोगे तो वो फिस्कल डेफिसिट बन जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। गॉट इट? इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? अगर फिस्कल डेफिसिट होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है? उससे सबसे पहला प्रॉब्लम आता है इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट क्या होता है? देखो, अगर गवर्नमेंट मार्केट से पैसा बोरो कर रही है तो वो पैसे को गवर्नमेंट यूज कर रही है एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, यानी कि ज़्यादा पैसा मार्केट में चला जा रहा है।
अगर ज़्यादा पैसा मार्केट में चला जाएगा, इवेंचुअली मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी होगा। इस वजह से बोला गया है कि फिस्कल डिफिसिट इज अ रूट कॉज फॉर इन्फ्लेशनरी प्रेशर। मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा। नेशनल डेट, बोरिंग्स कर रही है ना गवर्नमेंट जो बोरिंग्स कर रही है, व्हाट इट इज द नेशनल डेट। आपके देश का वो उधार है, आपकी देश की बोरोइंग्स है, गॉट इट, आपकी देश की बोरोइंग से आपका नेशनल डेट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनली जो भी ले, आपका नेशन वाइज तो डेट इंक्रीज हो रहा है ना, आपके नेशन का डेट इंक्रीज हो रहा है, आपकी जो सरकार है उसका नेशन वाइज डेट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है विशियस साइकिल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात सुनो ध्यान से, जब ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है, पैसा बोरो किया जाता है और एक्सपेंडिचर्स को मीटअप किया जाता है, वो पैसा कैपिटल में लगाया नहीं जा सकता है। मतलब कि जब हमारे पास जो पैसा हम बोरो कर रहे हैं वो पैसा यूज हो रहा है एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए नहीं। अगर आप फैक्ट्री सेटअप नहीं करोगे तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो फिर से आपका रिसीट कम होगा, रिसीट कम होगा तो फिर से आपका फिस्कल डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब एक विशियस साइकिल है, एक से दूसरा होते जाएगा, कंटिन्यूअसली होगा। ये एक होगा दूसरा होगा, वो हुआ तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, कंटिन्यूअसली। तो लो हाई फिस्कल डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ लो इकोनॉमिक ग्रोथ विच रिजल्ट्स इन हाई फिस्कल डेफिसिट अगेन। फिर हाई फिस्कल डेफिसिट से लो इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो ये तीन चीज हो गई। चौथा है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट इस टॉपिक के बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या है क्राउडिंग आउट इफेक्ट? आपकी देश की सरकार खुद जो है वो पैसा बोरो कर रही है, तो क्या जो लोग पैसा देना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो पैसा पब्लिक को दे पाएंगे? नहीं। अगर पब्लिक को नहीं दे पाएंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा ना कम होगा? कम होगा। दिस इज कॉल्ड द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। बोरोइंग्स तो हो रहा है लेकिन वो बोरोइंग्स एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हो जा रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होने की वजह से मार्केट में क्या होगा, इवेंचुअली आपका इवेंचुअली जो मार्केट में क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। कैपिटल फॉर्मेशन कम होने से अगेन आप फिस्कल डेफिसिट में बढ़ते जाओगे, आगे जाते जाओगे। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज नथिंग बट द डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू गवर्नमेंट्स बोरोइंग। लोग पैसा गवर्नमेंट को दे दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स पैसा गवर्नमेंट को दे दे रहे हैं, जो पैसा देश की क्या बोलते हैं उन्नति के लिए यूज हो सकता था। नेक्स्ट है इरोशन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिटेबिलिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट से लोगे, कंटिन्यूसली आप गवर्नमेंट पैसा ले रही है बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट की जो क्रेडिटेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। आपकी क्लास में एक लड़का होगा या एक लड़की होगी जो बार बार पैसा मांगता होगा, तो वो इंसान जो है बार बार आपसे पैसा मांग रहा है, अगर वो बार बार आपसे पैसा मांगेगा उसका क्रेडिट पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, उसकी क्रेडिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ये शक्ल ही लेके आ रहा, दूर से आप देख के समझ जाओगे उस इंसान को कि वो बार बार पैसा मांगने आता है। तो कितना फिस्कल डेफिसिट मैनेजेबल है? मैनेजेबल बोलते हैं 3% तक अगर फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, जीडीपी का अगर 3% फिस्कल डेफिसिट है, दैट इज मैनेजेबल। उसके ऊपर वाला जो है वो इकोनॉमी को डुबा देता है। गॉट इट? तो दिस इज द थिंग अबाउट फिस्कल डेफिसिट। गॉट इट? कैसे होता है फिस्कल डेफिसिट, कैसे उसको, क्या इंप्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट के, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। गवर्नमेंट टैक्स लेता है, गवर्नमेंट टैक्स लेता है तो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है। नहीं तो गोल्ड और पेट्रोल का दाम और ज़्यादा बढ़ेगा। वही तो हो रहा है अभी, वही तो हो रहा है। आप बताओ मेरे को एक बात बताओ, डीजल का प्राइस जो बढ़ता है, डीजल का प्राइस बढ़ना, क्या सिर्फ डीजल का प्राइस बढ़ रहा है? डीजल की वजह से हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है। अंजलि इसको सबसे बेटर बता सकती है। अंजलि, जब डीजल का प्राइस बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता है ना घटता है? ऑब्वियसली बढ़ता है। ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगा तो गुड्स का कॉस्टिंग क्या हो रहा है, बढ़ेगा। गुड्स का कॉस्टिंग अगर बढ़ रहा है तो सब चीज़ का दाम बढ़ेगा। तो मतलब डीजल का दाम अगर बढ़ता है तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम घटता है तो हर चीज़ का दाम घटेगा। ये जो बोलते हैं ना, लोग देखना बोलेंगे 1 रुपये दाम बढ़ गया, लोग इतना उपद्रव मचा रहे हैं, 50 पैसा के लिए उपद्रव मचा रहे हैं। वो 50 पैसा आपको सिर्फ 50 पैसा दिखाई दे रहा है, मगर उसका जो एक्यूमुलेशन है, उसको जो घूम फिर के जो आप देखोगे मार्केट में इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, केओस क्रिएट होगा, इन्फ्लेशनरी केओस क्रिएट हो जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है।
ट्रांसपोर्टेशन महंगा यानी कि हर चीज़ महंगी। गॉट इट। ट्रक किससे चलती हैं? डीजल से चलती हैं, तो डीजल का दाम महंगा होना मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, हाई हो जाएगा, एकदम हाई होगा, कॉस्टिंग बढ़ेगा, कॉस्टिंग को कवर करने के लिए प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे। समझ में? तो गॉट इट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? इट इज नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो एक बात समझो, इंटरेस्ट पेमेंट किसके ऊपर दिया जा रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट दिया जा रहा है बोरोइंग्स के ऊपर में। बोरोइंग्स क्यों हो रहा है? फिस्कल डेफिसिट है करके बोरोइंग्स हो रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट के वजह से वो हो रहा है, मतलब फिस्कल डेफिसिट में पुराने ईयर्स का भी लोड भरा हुआ है। जो पुराने सालों में हमने बोरोइंग्स करी हैं, उन बोरोइंग्स का इंटरेस्ट भी इसमें लोड जुड़ा हुआ है। तो ये लोड को हटा देंगे अगर हम, तो हमें करंट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट है वो पता चल जाएगा। तो मतलब प्राइमरी डेफिसिट में सिर्फ करंट ईयर का लोड होता है। इसमें कौन सा ईयर का लोड होता है? करंट ईयर का लोड होता है। और प्राइमरी डेफिसिट में करंट ईयर एज वेल एज पास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के हमारे इसमें लोड जुड़े हुए होते हैं। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के लोड को, जिसे हम इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, उसे हटा देते हैं तो हमको मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। तो बेसिकली क्या है प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट द करंट ईयर लोड ऑफ फिस्कल डेफिसिट। वो हम लोग निकालते हैं, पुराने ईयर का उसमें से हटा लेते हैं। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिस्कल डेफिसिट को करेक्ट कैसे करा जाता है? हाउ टू करेक्ट फिस्कल डेफिसिट, ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। हाउ टू करेक्ट फिस्कल डेफिसिट। ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है, आपके खर्चे या टोटल खर्चे आपकी टोटल कमाई से ज़्यादा हैं, तो इसको आप करेक्ट कैसे करोगे? दो तरीके हैं। पहला तो आप बोरोइंग कर लो, पैसे को बोरो करो। दूसरा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट को फाइनेंस करो। कैसे फाइनेंस करेंगे? बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स। आप नया करेंसी प्रिंट करिए और आपका फिस्कल डेफिसिट मीटअप हो जाएगा। जब गवर्नमेंट के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, पैसे उसके खर्चे ज़्यादा है, उसकी कमाई कम है, तो पहले तो वो बोरो करेगा, अपने लोगों से बोरो करेगा, आउटसाइडर्स से बोरो करेगा, वर्ल्ड बैंक से बोरो करेगा, फिर भी शॉर्टेज है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या करता है? लास्ट में नोट छापता है। तो सर अगर नोट ही लास्ट में छापना है तो पहले ही क्यों नहीं छाप लेते हो? आप अगर नोट छाप रहे हो तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हो, आप मनी का वैल्यू कम कर दे रहे हो। तो इसलिए नोट छापना जो है ये लास्ट वाला रास्ता होता है। जब कुछ साधन नहीं मिलता है तो हम लोग नोट के पास जाते हैं, एक बैकअप होता है ना कि हमारा नोट छाप सकते हैं, तो लास्ट में हम लोग नोट छापते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? इसमें इस ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स का भी लोड होता है, और प्राइमरी डेफिसिट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का लोड होता है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का लोड यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट डिडक्टेड होता है। तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक था गवर्नमेंट बजट का। 3 पार्ट मैंने इसके कराए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट। तो सारे पार्ट्स को आप लोग देखिएगा, देख के गो थ्रू करिएगा। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।